नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल इंटरनेशनल, अहमदाबाद। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और आज आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे कैसे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं या इसको कैसे इसका इलाज करवा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करूँगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पहले हम लोग रूटीन अर्थराइटिस की बात करें। अर्थराइटिस मतलब दर्द और सूजन। अर्थराइटिस के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ जो हमारी बीमारियों में देखने को मिलते हैं रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ में, या फिर डिजेनरेटिव डिजीज़ जो कि एज रिलेटेड या किसी चोट लगने के कारण जो अर्थराइटिस होता है जॉइंट्स में। इनमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग जैसे बात करते हैं कि अर्थराइटिस है, इसमें आपको दिखाना चाहिए, लेकिन आपको रूमेटोलॉजी से कब संपर्क करना चाहिए? रूमेटोलॉजी ये मेडिसिन की ऐसी सब स्पेशलिटी है जो इस तरह की बीमारियों का उपचार करती है, गठिया वाह या फिर इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। तो रूटीन अर्थराइटिस जो होता है, रूटीन जॉइंट पेन जो होता है पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को चोट लगने के कारण कहीं दर्द हो रहा है या फिर कहीं पर अपनी मसल्स या जॉइंट्स को ओवर यूज़ करने के कारण जो दर्द होता है, ये जो दर्द होता है ज़्यादातर आराम करने से ठीक हो जाता है और लंबे टाइम नहीं रहते हैं। जबकि हमारी बीमारियां जो होती हैं, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिजीज़ से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, इनके जो दर्द होते हैं ये लंबे चलते हैं। कम से कम हम कहते हैं पेशेंट को 4 से 6 हफ्ते की ज़्यादा की तकलीफ़ होती है। आराम करने से इन दर्द में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आराम करने के बाद पेशेंट का शरीर और अकड़ जाता है, ये दर्द बढ़ जाते हैं और पेशेंट को दर्द की दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग ये सलाह देते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर बिना किसी चोट के किसी भी जॉइंट में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, कोई चोट लगने की हिस्ट्री नहीं हो, आराम करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बार बार दर्द की दवाएं लेनी पड़ रही हैं, ऐसे में रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस या दूसरे इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है। अभी हम अर्थराइटिस से रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो लोग पूछते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब क्या? आम भाषा में इसे गुजराती में અમે संधिवात कहिए छे कि आम बात कहिए छे, हिंदी में इसे गठिया रोग कहते हैं। इसमें ये जो बीमारी है, इसके शुरुआती लक्षण जो होते हैं, शरीर के छोटे जोड़ों से चालू होती है, हाथों के, पाँवों के, उंगलियों के छोटे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। धीरे धीरे चालू होता है, पहले 2-4 जोड़ों में दर्द होता है, फिर आगे बढ़ता है 2-4 से फिर और जगह 6-8 में आता है, या फिर धीरे धीरे आपके घुटनों में, शोल्डर्स में, शरीर के दूसरे बड़े जोड़ों में और पूरे शरीर के सारे जोड़ों में फैल जाती है। तो 3 से 6 महीने लगते हैं। तो ऐसे जड़ तो पहले आपके छोटे जोड़ों से स्टार्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया कि ये दर्द सुबह उठने पे या आराम करने के बाद ज़्यादा होते हैं। हम लोग इमोबिलिटी स्टिफनेस कहते हैं कि पेशेंट 1 घंटे आराम किया तो आधे घंटे उसका शरीर अकड़ जाता है। ये उसकी बिल्कुल खास पहचान होती है। दर्द के कारण पेशेंट को हल्का सा बुखार जैसा लगता है, पर प्रॉपर बहुत ज़्यादा बुखार इसमें नहीं आता है। थोड़ी भूख भी कम हो जाती है, थकान रहती है। तो ये इसके इनिशियल लक्षण होते हैं। इस तरह के दर्द अगर आपको 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा रह रहे हैं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये बीमारी स्त्रियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़्यादातर 40 से 50 साल की फीमेल्स जो होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, पर 20 से 30% मेल्स या पुरुषों में भी हो सकती है। स्पेशली वो पुरुष जो स्मोकिंग करते हैं या जिनके घर में किसी को हुआ है, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये एक एज लिमिट में ही हो कि 40 से 50 के हैं तभी ये बीमारी हो। ये बीमारी 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के इंसान को भी हो सकती है। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट भी रहते हैं जो 2 से 5 साल के हो, उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बीमारी हो। पर ज़्यादातर ये बीमारी मिडिल एज ग्रुप की बीमारी है, 40 से 50 साल के आसपास ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बाद, जैसे कि स्त्रियों में मेनोपॉज के आसपास हम लोग ज़्यादा देखते हैं, या प्रेगनेंसी के बाद ये बीमारी ज़्यादा निकल के आती है। अब लोग पूछते हैं कि ये ठीक है, ये बीमारी है, लेकिन ये क्यों होती है? तो टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। मीन्स ऐसी बीमारियां जिनके बहुत सारे कारण हैं, या फिर इडियोपैथिक जिनका कोई भी कारण नहीं। बहुत सारे कारण ऐसे कि हम लोग कहते हैं कि कुछ जीन्स अगर आपके बॉडी में हो जिनसे आपको गठिया या ऐसे रोग होने की शक्यता हो, उन जीन्स के साथ में कुछ आपके साथ एनवायरमेंटल ऐसा एक्सपोजर हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या कोई सर्जरी हुई हो, या जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज के आसपास हार्मोनल चेंजेस हो, ऐसा कोई इंसल्ट होता है बॉडी के ऊपर, तो ये बीमारियां निकल के बाहर आ जाती हैं। तो अगर आपकी जीन्स के कारण बीमारी होने के चांस है, उसके साथ में कोई दूसरा स्ट्रेस आ रहा है, उसके कारण ये बीमारी निकल के बाहर आ जाती है।
पर अगर आप पूछें कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, तो एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग इसको इडियोपैथिक डिजीज़ कहते हैं कि ऐसी बीमारियां जिनका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है। जैसे इन बीमारियों में दूसरी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन या हम डायबिटीज़, वो भी ऐसी तरह की बीमारियां जिनको हमें पता है कि बीमारी होने के बाद क्या होता है, लेकिन क्यों शुरू होती है किसी को नहीं पता है। अब जैसे कि मैंने बताया क्यों शुरू होती है ये हमें नहीं पता है, इसलिए इसको जड़ मूल से कैसे ख़त्म करना है ये भी हमें नहीं पता है। तो कोई मुझसे पूछता है कि कितने टाइम दवाई लेनी पड़ेगी या क्योर कैसे कर सकते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ इस बीमारी में जो भी होता है हमें हर चीज़ पता है, तो हम इसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जड़ मूल से निकालने के लिए इसमें 15 से 20% पेशेंट ऐसे होते हैं इनकी दवाइयाँ बंद कर पाते हैं। ज़्यादातर पेशेंटों को दवाइयाँ लंबे टाइम लेनी पड़ती हैं। इसका मतलब ये क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज लंबे टाइम तक चलता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्रॉनिक डिजीज़ है मतलब आपको इलाज लंबे टाइम तक लेना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम इलाज ना कराएं तो क्या रहेगा। जैसे कि हमने देखा है कई बार पेशेंट सिर्फ दर्द की दवाइयाँ देते हैं और काम चलाते रहते हैं। देखिए हर बीमारी का अपना एक नुकसान होता है। जैसे कि डायबिटीज़ में अगर आप अपना इलाज नहीं कराएंगे तो वो डायबिटीज़ धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है, आपकी आंखों को नुकसान करती है, नसों को नुकसान करती है, किडनी को नुकसान करती है। तो ये बीमारी से होने वाले नुकसान होते हैं। ऐसे ही गठियावात, संधिवात या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बीमारी भी अगर लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं रहेगी तो धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना चालू करती है। सबसे पहले जिन जोड़ों में सूजन आती है, अगर 6 महीने से ज़्यादा सूजन रहती है तो जोड़ों में धीरे धीरे अंदर से नुकसान होना या जगह कम होना चालू हो जाता है। स्पेशली अगर ये सूजन 2 साल से ज़्यादा रहती है तो फिर वो नुकसान बढ़ने लग जाते हैं। सूजन के कारण जोड़ के अंदर की जगह कम होने लग जाती है, जोड़ चिपकने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे उन जोड़ों में टेढ़ापन आने लग जाता है। आपके हाथों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, पाँव की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, घुटनों के बीच में गैप कम हो जाता है तो घुटनों में घिसाव आ जाता है। सेम चीज़ आपके दूसरे जॉइंट्स जैसे कि एल्बो, शोल्डर और हिप्स में भी हो सकती है। तो इनमें सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसाव, जगह गैप कम हो जाना बीमारी के कारण हो जाता है, वो यंग एज में हो जाता है। अब घुटनों में अगर गैप कम हो जाता है तो आप तब भी ऑपरेशन करा सकते हैं, पर इस बीमारी में इतने ज़्यादा जोड़ों में असर होता है कि आप किस किस जोड़ का इलाज कराएंगे, किस किस जोड़ का ऑपरेशन कराएंगे। तो इसलिए इस बीमारी को दवाइयों से रोकना बहुत ज़रूरी है। जो इसकी दवाइयाँ रहती हैं वो सिर्फ दर्द कम करने के लिए नहीं होती हैं, वो बल्कि इसको बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये करके हम इससे बीमारी से होने वाले नुकसान से पेशेंट को बचाते हैं। इसलिए इसका प्रॉपर इलाज ज़रूरी है। सिर्फ दर्द की दवाइयाँ देने से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ रहता है। इसके अलावा अगर लोगों का ये मानना है कि ये जो वात रहता है या वाव होता है ये बीमारी सिर्फ जोड़ों तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे बीमारी पुरानी होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, इसमें शरीर के दूसरे अंगों में भी इसका असर दिखने लग जाता है। जैसा कि आँखों में, जैसे कि जिस तरह की आपके जोड़ों में सूजन आती है वैसे ही आँखों में पानी बनने की ग्रंथियों में भी सूजन आ जाती है, वो ग्रंथियाँ खराब हो जाती हैं। इसी कारण शरीर में, मुंह में, आँख में पानी बनना बंद हो जाता है, बहुत सूखापन आ जाता है, जो कि हम लोग 20 से 25% पेशेंट जो रहते हैं रूमेटॉइड के उनमें देखते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट में 10 से 15% पेशेंट में ये बीमारी लंग्स में भी सूजन करती है। जैसे जोड़ में सूजन आती है उसी तरह की सूजन लंग्स में भी आती है, और लंग्स की सूजन अगर आप कंट्रोल नहीं करें तो सूजन के कारण लंग्स कठोर हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और आपको सांस लेने में, चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट में इसमें आँख की अंदर की लेयरों में भी सूजन आ सकती है। कुछ लोगों में किडनी में भी असर आता है, किडनी में प्रोटीन चालू हो जाता है, और कुछ लोगों की नसों में भी असर आता है, चलने फिरने में भी तकलीफ हो जाती है। ये सब ज़्यादातर इन्हीं पेशेंट में होता है जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जिनकी बीमारियाँ पुरानी होती हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या वाह या संधिवाह ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं है। अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं लेंगे तो ये बीमारी आगे बढ़ के आपके शरीर के दूसरे अंगों में भी असर करेगी और आपको दूसरी तरह का नुकसान भी पहुंचा सकती है। चलिए इसके बाद हम इलाज की बात करते हैं। तो इलाज का सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको समझाया कि ये लंबी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज़ है, तो इनका कोई कोर्स नहीं रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता जाता कि सर दवाइयाँ कितने साल चलेंगी। उसमें ऐसे ही रहता है, शुरू में जो हम लोग दवाइयाँ चालू करते हैं तो हम 2 तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। एक तो ऐसी दवाइयाँ जिनसे आपकी बीमारी कंट्रोल हो, जिनसे आपकी बीमारी वहीं कहीं रुक जाए, और दूसरी दवाइयाँ जिनको आपको सिम्टम में आराम रहे। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ वाली दवाइयाँ होती हैं वो पेन किलर या स्टेरॉइड्स रहते हैं। स्टेरॉइड का रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक कि आपके अंदर के दूसरे जोड़ों के अलावा दूसरे अंगों में असर आ जाए, जैसे कि लंग्स में, आंखों में बताया, उस टाइम पे हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। बाकी जोड़ों के लिए हम लोग बिना स्टेरॉइड के भी आराम से मैनेज कर पाते हैं। पर शुरू में सूजन कम करने के लिए कुछ वीक्स के लिए हमें देना पड़ता है, जो ज़्यादातर नुकसान नहीं करता है, पर लंबे टाइम पर हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं।
सेम पेन किलर्स का रहता है जब तक हम दूसरी दवाइयों का डोज सेटल करते हैं, क्योंकि गठिया की अर्थराइटिस की दवाइयों का असर आने में टाइम लगता है और इनका डोज सेटल करने में हमें टाइम लगता है। हम लोग शुरू में एक दवाई से चालू करते हैं, फिर पेशेंट को आराम नहीं मिले तो उसका डोज बढ़ाते हैं या दूसरी दवाई ऐड करते हैं। तो हमें डोज सेट करते करते 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तब तक पेशेंट को आराम रहे, बीमारी आगे नहीं बढ़े, इसके लिए हमें पेन किलर्स या स्टेरॉइड देनी पड़ती है। वो कुछ ड्यूरेशन की रहती है, उससे साइड इफेक्ट नहीं, उसका हम पूरा ध्यान रख के चलते हैं। तो इनमें से जो मेन जो नुकसान करती दवाइयाँ वो पेन किलर स्टेरॉइड ही रहती है, और हमारी कोशिश पूरी ये रहती है कि हम लोग शुरू के कुछ हफ्ते देके उसको बंद कर दें, और 80% पेशेंट में हम लोग ये बंद कर पाते हैं। पर जो पेशेंट हमारे पास लेट पहुंचते हैं, जिनके जॉइंट में ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, उनमें हमें कई बार लंबे टाइम तक पेन किलर या स्टेरॉइड का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम मुख्य दवाइयों की बात करें तो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिया रोग की जो मुख्य दवाइयाँ होती हैं, इनको हम लोग डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो आपकी बीमारी को रोकती हैं या बीमारी से होने वाले नुकसान को बचाती हैं। इसमें भी कई तरह की दवाइयाँ आती हैं आजकल। कन्वेंशनल डीमार्ट्स कहते हैं, जो कि मतलब बहुत टाइम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पुरानी दवाइयाँ हैं जिनमें हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है। उसके अलावा अभी कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जिन्हें हम लोग बायोलॉजिक्स कहते हैं, जो कि इंजेक्शन फॉर्म में होती हैं, और कुछ और नई दवाइयाँ आई हैं जिनको हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो टैबलेट फॉर्म में रहती है लेकिन आगे की दवाइयाँ हैं। जो कन्वेंशनल डीमार्ट है, ये लोग जो रूटीन दवाइयाँ हम लोग करीब 30 साल से यूज़ कर रहे हैं। लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि इनसे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इनको लंबे टाइम लेना नहीं चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 20 से 25 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं। ये दवाइयाँ रूटीन नहीं होती, हर दवाई का अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है, पर हम लोग इतने साल से यूज़ कर रहे हैं तो हमें हर साइड इफ़ेक्ट का आइडिया है, हमें हर साइड इफ़ेक्ट पता है। तो जब भी ये दवाई हम चलते हैं, हम पेशेंट की रिपोर्ट्स मॉनिटर करते रहते हैं, शुरू में महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर हर 6-6 महीने में एक बार, कि पेशेंट को दवाइयों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बचा सके। पर अगर आप मॉनिटरिंग करके चलते हो तो ये दवाइयाँ बहुत सेफली लंबे टाइम तक ली जा सकती हैं। लेकिन इन दवाइयों के ड्रॉबैक्स रहते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट को सूट नहीं करती हैं या थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, और कुछ पेशेंट में ये उतनी कारगर साबित नहीं होती, उतना उनमें कंट्रोल अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें हम लोग इनसे प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनमें हमें आगे की दवाइयों के बारे में सोचना पड़ता है, कि जो हम लोग बायोलॉजिक्स इंजेक्शन या टारगेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोलॉजिक्स इंजेक्शन भी करीब 20 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, इनसे ऑलमोस्ट हर पेशेंट को फ़र्क पड़ जाता है। जो पेशेंट हमारे कन्वेंशनल दवाइयों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हम लोग बायोलॉजिक्स के इंजेक्शन से कंट्रोल कर पाते हैं। पर इसमें भी जो हमें मेन इशू यहाँ हमें फेस करना पड़ता है इंडिया में, कि कॉस्टली पड़ते हैं और हर पेशेंट का मेडिक्लेम या इंश्योरेंस में कवर नहीं हो पाते हैं, तो लंबे टाइम देने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। पर जो पेशेंट इनको अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी दवाइयाँ रहती हैं। इनसे जो दिक्कत रूटीन दवाइयों के बाद भी जो दिक्कत रह जाती है, वो हम आराम से सॉल्व कर पाते हैं। इनमें से कुछ इंजेक्शन तो ऐसे रहते हैं जो बहुत सेफ़ रहते हैं और आप काफ़ी लंबे टाइम आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी दवाइयाँ जो अभी नई दवाइयाँ आई हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। जिन दवाइयों का रूटीन दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हम लोग इस पर शिफ्ट करते हैं। पर जैसे कि ये नई दवाइयाँ हैं, 5-7 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हर नई दवाई का एक अपना ड्रॉबैक होता है, हमारा एक्सपीरियंस कम होता है, तो इन दवाइयों को देने से पहले हम लोग रूटीन दवाइयाँ काम नहीं करें तो ही देते हैं। तो नई दवाइयों का लंबे टाइम का कोई साइड इफ़ेक्ट हो के नहीं हो, इसके लिए हमें थोड़ा और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। पर ये भी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ, इनके आने के बाद हमारा जो मैनेजमेंट पार्ट था, जिसमें जो थोड़ा बहुत गैप रह जाता था कि कुछ पेशेंट्स को आराम नहीं मिलता था, वो भी अभी काफ़ी सॉल्व हो गया है। इन सब दवाइयों के मिक्सचर से मैं आपको एक बात तो बहुत श्योर कह सकता हूँ कि चाहे कैसा भी ख़राब पेशेंट हो, अगर पेशेंट टाइम पे हमारे पास आता है तो हम 100% इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हमारा जो उद्देश्य रहता है वो बीमारी को कंट्रोल करना रहता है दवाइयों के साथ, फिर हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग धीरे धीरे जितना हो सके दवाइयाँ कम करें, और अंत में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम दवाइयाँ कम करके बंद कर दें, जो कि कुछ पेशेंट में भी नई दवाइयों के साथ पॉसिबल है और हम लोग कर पा रहे हैं। इसके अलावा पेशेंटों का सवाल रहता है कि दवाइयों के अलावा वो अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। मेनली डाइट को लेके क्वेश्चंस रहते हैं। डाइट को लेके बहुत ज़्यादा मिथ हैं, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि जैसे कि खट्टा नहीं खाना चाहिए या फिर अथड़ा नहीं खाना चाहिए। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है जिससे कि हम लोग कहें कि अर्थराइटिस बढ़ता है। एलोपैथी में हम लोग का ये मानना, आप हेल्दी डाइट खाइए। हेल्दी डाइट मतलब प्रोटीन से ज़्यादा होनी चाहिए डाइट में, और फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए डाइट में। लोगों का जैसे मानना हाई प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाने से वहाँ में असर पड़ेगा,
यूरिक एसिड का वाह एकदम अलग होता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस या संधिवाह या गठिया रोग एकदम अलग चीज़ है। बल्कि संधिवाह में तो जॉइंट में स्वेलिंग के कारण आसपास की मसल्स और जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, जिनकी ताकत के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग कहते हैं प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए। पर कुछ पेशेंट को लगता है कि ये चीज़ खाने के बाद उनके दर्द बढ़ जाते हैं, तो हम कहते हैं वो अवॉइड कीजिए। बाकी अदरवाइज स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होता। अगर आप अपना वेट मेंटेन करते हैं तो उसके हिसाब से बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप ओवर वेट हैं, अगर आप 3-4 किलो भी वेट कम करेंगे तो जॉइंट पे प्रेशर कम पड़ता है, दवाइयों की डोज भी कम हो जाती है, पेन किलर की डोज भी कम हो जाती है। तो पेशेंट को अपनी तरफ से ये ध्यान रखना था, सबसे पहले अपना वेट कंट्रोल रखें, प्रोटीन से ज़्यादा डाइट ले, फ्रूट्स ज़्यादा ले डाइट के अंदर। और एक बार आपके दर्द कम हो जाते हैं तो जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उससे आपके जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन रहती है, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, मसल्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, जो कि लंबे टाइम में आपको इस बीमारी में काफ़ी फ़ायदा देती है। शुरू में जब जॉइंट पेन एक्टिव होता है तब हम लोग मना करते हैं एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप जॉइंट्स को ओवर यूज़ कर रहे हैं तो दर्द और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इलाज करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके, दवाइयाँ लेके बीमारी को कंट्रोल करें, दर्द सूजन कम हो जाए, उसके बाद एक्सरसाइज बढ़ाने से इस बीमारी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सर्जिकल कुछ पेशेंट में जिनमें जॉइंट ख़राब होते हैं उनमें हमें फिर सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाना पड़ता है, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ता है। पर जितना हो सके हम कोशिश यही करते हैं कि दवाइयों से मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें और पेशेंट को सर्जरी पे नहीं जाना। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कई बार कि क्या कारण होता है जिससे बीमारी एकदम से बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं पेशेंट एकदम ठीक कर रहा हो, फिर एकदम से दर्द और सूजन बढ़ जाता है। हम लोग ट्रिगरिंग फैक्टर कहते हैं, या जिस चीज़ से बीच बीच में फ्लेयर अप आते हैं, बीमारी का बीच बीच में बढ़ सकती है। तो ज़्यादातर हम लोग जो उसके कारण देखते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण तो स्ट्रेस रहता है। अगर आप रूटीन से ज़्यादा कभी स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, उससे ये बीमारियों और ये दर्द बढ़ने के चांस रहते हैं। दूसरा, दवाई एस्केप करना जो बहुत कॉमन है, अगर बीच में दवाई छोड़ देते हैं तो फिर दर्द बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण जैसा कि स्मोकिंग का हम लोग कहते हैं, स्पेशली पुरुषों में जो स्मोकर्स होते हैं उनमें बीमारी होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, बीमारी की सीवियरिटी भी रहती है। तो स्मोकिंग हम लोग एब्सोल्युटली पेशेंट को कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं करनी है। और चौथा, हम लोग देखते हैं कि जब भी वेदर चेंजेस आते हैं, स्पेशली जो वायरल सीजन आता है, जैसा भी गर्मियों से बारिश स्टार्ट हो रही है या फिर अर्ली विंटर सीजन होता है, तो सीज़न चेंजेस के टाइम पे जब वायरल फीवर ज़्यादा कॉमन होते हैं, उस टाइम पे भी हम लोग देखते हैं कि इस बीमारी का कम ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। अगर कोई सिंपल कोई कॉज है ऐसा कि बिल्कुल ठीक चल रहा है पेशेंट को, कुछ दिनों के लिए एकदम से दर्द बढ़ गए, तो हम लोग ज़्यादातर इस टाइम पे शॉर्ट कोर्स पेन किलर्स का, शॉर्ट कोर्स स्टीरॉयड का देके बंद कर देते हैं। उससे ज़्यादातर कंट्रोल में आ जाती है बीमारी और पुरानी दवाइयों पे पेशेंट मेंटेन कर पाता है। इन सब के बाद लास्ट में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा, गठिया रोग, संधिवाह या रोमेटॉइड अर्थराइटिस ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही अच्छा इलाज संभव है। अगर पेशेंट टाइम पे हमारे पास आता है जिसमें डिफॉर्मिटी नहीं हो, तो हम लोग दवाइयों से इस बीमारी को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, सिंपल दवाइयों से, और ज़रूरत पड़ने पे बायोलॉजिक्स दवाइयों से। और दवाइयों को कंट्रोल करके उससे आगे वाले नुकसान से पेशेंट को बचा सकते हैं। और हमारा उद्देश्य फिर धीरे धीरे यही रहता है कि हम दवाइयाँ कम करके बंद कर पाएँ। इवन जिन पेशेंट में डिफॉर्मिटीज़ आ गई है, डैमेज आ गया, तो भी बीमारी मरती नहीं है, चलती रहती है, उन पेशेंट को भी दवाइयाँ लेने से बहुत फ़र्क पड़ता है और कम से कम पेन किलर, स्टेरॉइड ये सब दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।